प्रिया, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू। मेंटल हेल्थ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, और मैंने आपको लोकल्स में देखा है और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निक्स आप वहाँ यूज कर रहे थे वो मैंने नहीं देखी हैं, मतलब रायपुर में ज्यादा नहीं देखी हैं। तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके साथ ये वाला पॉडकास्ट हमारा क्योंकि काफी सारी डिफरेंट चीजें हमें समझ में आने वाली हैं। मैं शुरू करूंगी आपके बचपन से। आपको शुरू से मतलब किस टाइप की चीजें करना पसंद था बचपन में? मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इंटरेस्ट था। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, तो अलग अलग चीज़ें पूरे टाइम ट्राई करती रहती थी मैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर चीज़। ओके। तो ऐसा नहीं था बचपन में, रहता है ना कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी वो बनूंगी। तो मुझे तो पहले पत्रकार बनना था, मेरे को बचपन से ही लगता था कि कुछ तो दुनिया में चेंज लाना है। बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, बट बड़े होते होते जब मैंने एक्चुअली इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स करके मेरे को समझ आया कि इवन इफ यू आर अ जर्नलिस्ट, आप जिस कॉज के लिए लड़ना चाहते हो आपको वो नहीं करने को मिलेगा। आपको जो बोला जा रहा है आपको बस चुप से वो कवर करना पड़ेगा। तो वहां जाके मेरे को समझ आया कि खुद का ही कुछ करना बेटर रहेगा। ओके। तो फिर मतलब पढ़ाई में आप अच्छे रहे हो हमेशा से, स्पोर्ट्स में भी थे? हाँ, स्पोर्ट्स में थी मैं, मैराथन्स भागती थी, टेबल टेनिस के नेशनल्स खेली हुई हूँ मैं। तो बहुत मेरे को एनर्जेटिक रहना बचपन से बहुत पसंद है। फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको आगे चल के लोगों की मदद करने का यही एक जरिया ढूंढना है? मैंने एक्चुअली बैचलर्स में कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी लिया हुआ था, सोच के कि मीडिया फील्ड में या तो मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग या तो मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी। फिर मैंने हिंदू के साथ इंटर्नशिप किया दिल्ली में, एंड अच्छा था। यहाँ वहाँ इंटरव्यूज़ किए हमने, बट बहुत सुपरफिशियल ऊपरी काम लगा मुझे, कुछ डेप्थ या कोई मीनिंग नहीं लगा। फिर मैंने मार्केटिंग एजेंसी में काम किया, और वहाँ पे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं क्यों रैंडम प्रोडक्ट्स को, कैपिटलिज्म को सपोर्ट ही नहीं करना है, मेरे को उसका उल्टा करना है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन रेस हम अपने जो वैल्यूज़ हैं, नेचर के साथ रहना, सस्टेनेबली चीज़ों को रीयूज करना, वो सब भूल गए। फिर मार्केटिंग एजेंसी में काम करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिल गई, ये तो मुझे डेफिनेटली नहीं करना है, और मुझे कुछ इन डेप्थ करना है। और सबसे डीप मेरे को साइकोलॉजी लगा, जिसमें आप एक इंसान के सबसे पुराने घाव को टच करते हो, जो कि जनरेशन्स पुराना होता है। नानी पर नानी, मतलब इतने पुराने घाव को चेंज करना इज लाइक रीवायरिंग योर एंटायर ब्रेन, योर एंटायर नर्वस सिस्टम। अंदर की पूरी मेकअप आप चेंज कर रहे हो, ताकि वो जो ट्रॉमा पास ऑन होते जा रहा है ना जनरेशन्स में, वो कट हो जाए और आपके बच्चे उतना सफ़र ना करें जो आपने किया है। तो मुझे बहुत मीनिंगफुल और इन डेप्थ लगा। तो मुझे बैचलर्स के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे साइकोलॉजी करना है। एंड ऑफ कोर्स हम और हमारे दोस्त ऐसे मजाक करते रहते थे कि साइकोलॉजी वही लोग लेते हैं जिनकी खुद की लाइफ में बहुत इश्यूज रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है सच में? मतलब इट्स नॉट अ फैक्ट फॉर एवरीवन, बट ज़्यादातर मेरे जितने भी कॉलीग्स और क्लासमेट्स रहे हैं, हम सबके अंदर कोई ना कोई सफरिंग रही है, जिसकी जिज्ञासा की वजह से हमें लगा कि चलो इस चीज़ को और समझते हैं, कि दूसरों की मदद करते करते हम खुद की भी मदद करते हैं। हर सेशन में जहाँ मेरे क्लाइंट्स थोड़े से हील होते हैं, साथ में मेरे अंदर का भी कुछ ना कुछ वूंड धीरे धीरे हील हो रहा है। ओके। आज की डेट में मेंटल हेल्थ तो बहुत कॉमन हो चुका है, लाइक हर दूसरे इंसान को ही कुछ ना कुछ इशू है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम बहुत फास्ट लाइफ में आ गए हैं अब, जहाँ रुकने के लिए समय नहीं है किसी के पास में। तो आपके पास किस टाइप के, किस एज ग्रुप के क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं? अब मोस्टली मेरे पास यंग अडल्ट आते हैं, मैं यंग अडल्ट्स में ही स्पेशलाइज करती हूँ। तो लेट टीन्स, अर्ली 30s, इस एज ग्रुप के क्लाइंट ज़्यादा देखती हूँ मैं। और उनके साथ इश्यूज क्या होते हैं ज्यादातर जो कॉमन होते हैं? सेल्फ एस्टीम इश्यूज, किसी को बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, किसी को हेल्थ एंग्जाइटी होती है, किसी को एक्स होते हैं, पेन्स होते हैं, स्टमक इश्यूज होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। और कहीं ना कहीं उन फिजिकल सिम्टम्स के पीछे हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो रहता ही रहता है। इमोशनल अब्यूज़, इमोशनल निगलेक्ट, सेक्शुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सारे इश्यूज रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है आजकल रिलेशनशिप इश्यूज, कि जब आप खुद के साथ रहना नहीं सीख पा रहे हो, आप दूसरे इंसान के साथ रह ही नहीं सकते।
ये सारे प्रॉब्लम्स। मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे था भी कि जो हम एक ये रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो उससे इंसान कैसे बाहर निकले, उस स्ट्रगल से कैसे बाहर आए, उसको कैसे लेट गो करे? हम सबकी लाइफ में ना एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, बार 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 बार, और लाइफ हमें उसी ट्रिगर के पास लेके जाती है और बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल मेरे को सोशल एंजाइटी है ना, और मैं कहीं बाहर जाती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ओवर स्टिमुलेट हो जाती हूँ, फिर मैं अपने थॉट्स में घुस जाती हूँ, वही एक सेम इनसिक्योरिटी रहती है जो बार बार आती है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि अवेयर होना कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं, मैं सामने वाले से क्या सीख कर रही हूँ, क्या वो ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद को देनी चाहिए? एम आई लुकिंग टू वैलिडेट माई सेल्फ थ्रू द अदर पर्सन? क्या मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास पार्टनर नहीं है तो मैं वर्दी नहीं हूँ? क्या मैं ये सोचती हूँ कि अगर दूसरा इंसान मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ? तो सबसे पहले तो खुद के सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों हूँ, क्या मैं अकेले रहना सीख सकती हूँ कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें कहना बहुत आसान है, बट जब हम थेरेपी में भी आते हैं, अगर आप गिटार सीखना शुरू कर रहे हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो, तो एटलीस्ट 6 महीने तो लगते हैं बेसिक्स सीखने में। सेम चीज़ है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन बैठ के जर्नलिंग करेगा, नेक्स्ट दिन वो निकल जाएगा, नहीं, ये भी एक जर्नी है। इसलिए लोग कंटिन्यूस सेशंस लेते हैं 5-6 महीने तक, तब उनको जाके अवेयरनेस आता है कि मैं खुद को कैसे रेगुलेट करूं। अगर मुझे एंग्जाइटी आ रही है, अगर मुझे डर लग रहा है, ये डर कहाँ से आ रहा है, इस डर से मैं कैसे दूर जा सकती हूँ, हाउ कैन आई टेक द स्टेप दैट इज हेल्दीएस्ट फॉर मी राइट नाउ। तो इस जर्नी को समझने में, अपने आप को समझने में, अपने रिलेशनशिप्स को समझने में समय लगता है। मैं कल ही अपनी मम्मी से बैठ के बात करी थी, तो मैंने अपनी मम्मी से एक चीज पूछी कि मम्मी सबसे मुश्किल जिंदगी में क्या होता है? तो मेरी मम्मी ने बहुत अलग अलग टाइप के जवाब दिए, पर मैं पता नहीं किसी थॉट में रही होंगी, तो मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सबसे मुश्किल होता है आई गेस किसी को माफ करके आगे बढ़ना। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ये सच में होता है इतना टफ सबके लिए? तो एक्चुअली ये जो आंसर है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से भी थोड़ा मैं रिलेट करूंगी कि जैसे कि मेरा ब्रांड नेम है संतुलन, और मैं अपनी लाइफ में भी बहुत स्ट्रांगली इस वैल्यू को इनकलकेट करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ ये चीज़ कि इतना एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आप लेट गो कर रहे हो। इफ देर इज समथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट। बट अगर ऐसी चीज़ है, अगर कोई स्ट्रेंजर बोल के जा रहा है, आप उससे मिलने नहीं वाले हो, तो वो लेट गो करना इज अ गुड आइडिया। अगर एक रिलेशनशिप है और आप मेरे को बार बार कुछ बुरा बोलते जा रहे हो और मैं लेट गो कर रही हूँ, दैट्स नॉट लेटिंग गो, दैट्स सप्रेसिंग। वहीं पे अगर मैं आपको कम्युनिकेट करूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और आप मेरी बात सुनो, तब मेरे लिए लेट गो करना आसान हो जाएगा। ओके। जब दो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो ऐसा होता है ना कि शुरू में तो सब कुछ काफी अच्छा रहता है, फिर विद द टाइम होता है कि कई लोगों को कई चीजों की बुरी आदतें लग जाती है। जैसे इनिशियली जब कम एज से जो रिलेशनशिप स्टार्ट होती है उसमें अल्कोहल रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, बट फिर विद द एज लोग जब पार्टीज करने लगते हैं अल्कोहल में और बाकी के नशे में चले जाते हैं, तो उस चीज का इफेक्ट आपके फीमेल पार्टनर पे काफी पड़ता है। आई गेस बहुत सारे ऐसे मेल पार्टनर्स भी होंगे जिनके यहाँ लेडीज भी काफी हो सकता है अल्कोहल लेती हो और उनके साथ प्रॉब्लम होती हो। तो ऐसे वाले रिलेशनशिप से कोई कैसे बाहर निकलेगा जब वो ऐसे फंसा हुआ है कि उसने उस इंसान के साथ बहुत अच्छा टाइम पहले बिताया हुआ है, बट अब वो सामने वाला इस हद तक नशे में जा चुका है या अपने आप को इतना ज्यादा उसने बदल लिया है नशे के चक्कर में कि अब बीइंग सेकंड पार्टनर देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो वहां से नहीं निकल पा रहा है और हमारी पूरी कोशिश के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सेकंड पार्टनर को?
वो जो पास्ट है उसके साथ बिताया हुआ अच्छा उसको लेकर उसको और सुधारने की कोशिश करते रहनी चाहिए, या फिर उसको छोड़ के अपनी लाइफ पे ध्यान दे के खत्म कर देना चाहिए? तो दो लोग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको आप तराजू जैसे देख सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, वो कांस्टेंट मूवमेंट एक्चुअली ज़रूरी है। अगर तराजू कुछ ज़्यादा ही इम्बैलेंस हो जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप को बहुत विक्टिमाइज कर रहा है और दूसरा इंसान सेवियर बन गया है, दैट इज़ अ क्लियर टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर एक इंसान गलती कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है, और वो अपनी गलती नहीं मान रहा है या नहीं सुधार रहा है, ओवर टाइम 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अपनी गलती नहीं सुधार पा रहा है, तो इस इंसान को रियलाइज करना जरूरी है दैट यू आर नॉट द सेवियर ऑफ एनीवन, यू आर नॉट गॉड। अगर सामने वाला आपको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, अब्यूज कर रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप खाना ढंग से खा नहीं पा रहे हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। यू नीड टू अंडरस्टैंड आप अभी भी उस रिलेशनशिप में क्यों हो। अगेन, क्या आपका सेल्फ वर्थ इस चीज से अटैच्ड है कि मैं उसको सुधारना चाह रही हूँ, क्या मैं उस इंसान की सेवियर बनना चाह रही हूँ? दैट्स नॉट हेल्दी। तो ये तराजू हमेशा बीच में रहना चाहिए। और पता है कितना कितना फनी है ये कि जितना ज्यादा ये इंसान सेवियर बनता जाएगा ना, उतना ज्यादा ये विक्टिम बनता जाएगा। अगर ये बाउंड्रीज डालने लगे कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपने घर जा रही हूँ, जब तुम सोबर हो जाओ, अपने एडिक्शन से दूर हो जाओ, मेरे को बुलाना, तब ये खुद से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो टॉक्सिक पैटर्न में खाली एक इंसान का रोल नहीं होता है, दोनों इंसानों का रोल होता है। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि आपके अंदर का मोटिवेशन क्या है और आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। ओके। आज की डेट में लोग जॉइंट्स, गांजा, वीड, सिगरेट से एक्सचेंज हो गया है। अब जितना पहले सिगरेट लोग पीते थे उतना अब मुझे लगता है कि ये भी बराबर में, मतलब ये ट्रेंड बाहर तो रहा ही है, बट अब मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी काफी देखती हूँ ये। जो हम वीड लेते हैं उसका मेंटल इफेक्ट पड़ता है उसका। इस आंसर को मैं थोड़ा जूम आउट करके बताना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि एडिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस क्यों होती है? नॉट जस्ट दारू, नॉट जस्ट गांजा, नॉट जस्ट फोन, नॉट जस्ट वर्क, एडिक्शन क्यों होती है? बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या लगता है? एडिक्शन आई गेस बाकी जगह से शायद हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से हम शायद किसी ऐसी चीज के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली एडिक्शन इज दैट वी आर रनिंग अवे। हम खुद से भाग रहे हैं, हम अपनों से भाग रहे हैं, फर्स्ट हम खुद से भाग रहे हैं, करेक्ट। अब वो एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक्सट्रीम जॉइंट स्मोक करना, मैरिजुआना स्मोक करना ऑफ कोर्स अनहेल्दी है। एक्सट्रीम अल्कोहल ऑफ कोर्स अनहेल्दी है। एक्सट्रीम वर्क, being addicted to work is also unhealthy. Extreme obsessive cleaning in the house is also unhealthy. Anything of too much is unhealthy. और हम किसी भी चीज से addicted in the first place होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम खुद से भाग रहे हैं। खुद के अंदर जो एक सैडनेस, पेन, लोनलीनेस, एंजाइटी, फियर, जो भी डिफिकल्ट इमोशन हो रहा है, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम थेरेपी में क्या करते हैं, हम एडिक्शन पे काम नहीं करते हैं। एडिक्शन इज सेकेंडरी, इट्स लाइक एन एंड रिजल्ट, बट द रूट कॉज इज द पेन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी विच वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट। तो हम थेरेपी में क्या करते हैं कि उस पेन को टॉलरेट करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ओके। तो किस तरीके की आप थेरेपीज में काम करती हैं, आपका पैटर्न क्या है काम करने का? तो अभी करंटली मैं सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग में ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो मैं सोमैटिक थेरेपी प्राइमरीली करती हूँ। उसके साथ एक और थेरेपी है फैमिली कॉन्स्टलेशन, जो कि सिस्टेमिक थेरेपी है। उसमें आपके फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिस पोजीशन में हैं, उसको कहीं ना कहीं जो कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल परनाना की डेथ हो गई और वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ जो भी फैमिली में अनफिनिश्ड बिजनेस होता है ना, उसको हम कहीं ना कहीं सुलझाते हैं, वो फैमिली कॉन्स्टलेशन है। मैं प्राइमरीली जो करती हूँ सोमैटिक थेरेपी,
उसका मेन हाइपोथेसिस, उसका मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, तो वो जिन्होंने स्टार्ट किया ना उनका नाम पीटर लेविन है, जो कि पहले एनिमल्स के साथ काम करते थे, बायोलॉजिस्ट थे वो। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि आप भी मतलब नोटिस किए होगे कि जब भी कुत्ते या कोई भी जानवर बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत डर जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरा शेक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है, और जो भी हम लेके घूम रहे हैं ना, एक बोझ, एक पेन, एक ट्रॉमा, वो रिलीज हो जाता है, लाइट होना फील होता है। तो सोमैटिक थेरेपी में ये करते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, पेन्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेट में दर्द होती है, कहीं और दर्द होती है, तो उसको हम रिलीज करते हैं, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो आता है। और वो जब रिलीज होता है वो कैसे होता है, उबासी आने लगती है, डकार आने लगती है, थोड़ा सा शेकिंग होता है, स्वेटिंग होता है। और जब ये रिलीज हो जाता है ना, इट्स द बेस्ट फीलिंग ऑन अर्थ। पूरी बॉडी में लाइटनेस आ जाती है, मोटिवेशन वापस आ जाता है, जगा हुआ लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आप एक ज़ॉम्बी जैसे बस जी रहे हो। तो द मेन आइडिया है कि आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस एंड ट्रॉमा है, यू नीड टू कीप ऑफलोडिंग इट एवरी डे इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट अलोंग विद यू। तो इसके लिए रेगुलरली क्या करना चाहिए? लाइक एवरी टाइम वी कैन नॉट गो टू अ थेरेपिस्ट और लाइक साइकोलॉजिस्ट, हमेशा नहीं जा सकते हम। तो कुछ बेसिक्स होते होंगे जो हमें रेगुलर करना चाहिए जिससे हम अपने आप को न्यूट्रल रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्किल इज माइंडफुलनेस। अभी एक्चुअली रिसेंट जितनी भी थेरेपीज आ रही है, जितनी भी साइकोथेरेपीज आ रही है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया, फिर MBCT हो गया, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, बहुत सारी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। क्योंकि आज की दुनिया में अब सबको रियलाइज हो रहा है कि माइंडफुलनेस कितना इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम ना ऑटोमेटिक पायलट मोड में रहते हैं कि जा रहे हैं, किचन में खाना बनाया, गाड़ी चलाई, यहाँ चले गए, टू डू लिस्ट हो गई, याद भी नहीं है क्या किया, अवेयर भी नहीं है कि सब्जी कौन सी काटी, कब काटी, किसी से कोई बात बोली, याद ही नहीं है कि वो बात बोली, टेक्स्ट किया कि नहीं किया, याद ही नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं है। हम या तो पूरे टाइम फ्यूचर में रहते हैं या तो पास्ट में रहते हैं, पूरे टाइम एक एंजाइटी रहती है अंदर। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अब ये खुद से प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है। इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोइंग डाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये हाथ मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, जब स्ट्रेचिंग करती हूँ, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, कोई अवेयरनेस नहीं है। बट आप धीरे से अगर अपना हाथ रेज करोगे, मेरे को शर्ट की आवाज आ रही है, मेरे को आर्म्स के मसल्स फील हो रहे हैं, हाथ में स्वेटी लग रहा है, तो दिस इज माइंडफुलनेस। आप सब्जी भी काट रहे हो तो आपको सब्जी के ऊपर का टेक्सचर दिखेगा, आपको छुरी की आवाज सुनाई देगी। मैं अभी हाथ देख रही हूँ तो मुझे हाथों पे लाइनें दिख रही हैं। तो दिस इज माइंडफुलनेस। और ये आप माइंडफुल मूवमेंट कर सकते हो, माइंडफुल वॉक कर सकते हो कि पैर कैसे जा रहे हैं। फिर आप बाहर जाके नेचर में देख सकते हो, पेड़ दिख रहे हैं, सन दिख रहा है। रूम में कर सकते हो कि वॉल क्या है, वहाँ पे पर्दा हिल रहा है, उस पर एक लेस लगी हुई है। और जितना आप माइंडफुलनेस करोगे उतना आप अपनी बॉडी में वापस आओगे। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, एंड सेकंड, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, इज मूवमेंट। बॉडी में स्टोर इन द फर्स्ट प्लेस होता ही इसलिए क्योंकि हम पूरे दिन ऐसे बैठे हैं, हम वॉकिंग ब्रेक्स भी नहीं ले रहे हैं। अब सोचो 6 घंटे आप ऐसे बैठे हो, कितना कुछ बॉडी में स्टोर हो गया। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके लंग्स हैं, आपके इतने सारे ऑर्गन्स हैं जिसके लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। बिना मूवमेंट के सब कुछ स्टक हो जाता है। तो एक तो प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, सेकंड इज मूविंग थ्रू आउट द डे। ये नहीं कि 1 घंटा सुबह जिम कर लिया फिर 7 घंटे लैपटॉप पे बैठ गए। मूवमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर नर्वस सिस्टम। ओके, और कितने टाइप की थेरेपीज होती हैं जो? थेरेपीज तो 1000 टाइप की हैं। तो बहुत सालों से बहुत सारी अलग अलग वेव्स आई हैं थेरेपी की। तो जो फर्स्ट वेव थी वो थी साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड जो कि सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत डीप लेवल का काम किया। उन्होंने ड्रीम्स के साथ काम किया, हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम किया। उसके बाद धीरे से हमारी बिहेवियर थेरेपी आई।
तो पहले बहुत सब्जेक्टिव और ड्रीम्स और बहुत डीप लेवल पे काम हो रहा था, फिर एकदम उल्टा हो गया कि जो चीज बाहर दिख रही है विच इज योर बिहेवियर, खाली हम उस पर रिलाई करें। फिर बिहेवियर थेरेपीज आई, तो यहाँ पे एक्सपोजर थेरेपी हो गई। फिर धीरे से हमारा थर्ड वेव आया विच इज मोर ऑफ थॉट्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज। तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, मतलब इन सबका मैंने थोड़ा ट्राई किया है। और इतनी सारी थेरेपीज ट्राई करने के बाद मेरे को रियलाइज हो रहा है कि आज की दुनिया में सबसे रेलेवेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज सोमैटिक थेरेपी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। बहुत फनी है कि ना, लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि यार मेरे दिमाग में बार बार ये चीज चल रही है। मैं बोलती हूँ ठीक है, आप बॉडी में आओ। कहते हैं मगर चल तो ये चीज दिमाग में रही है। वही तो प्रॉब्लम है, वो चीज दिमाग में चलती जा रही है क्योंकि हम यहाँ जी रहे हैं। इसके नीचे भी तो कुछ है, हार्ट बीट भी तो फास्ट हो रही है, यहाँ के मसल्स भी तो टाइट हो रहे हैं। अब उसके साथ अवेयरनेस होएगी तभी तो आपका दिमाग शांत होएगा। बहुत मतलब काउंटर इंट्यूटिव चीज है। लोगों को लगता है कि अगर दिमाग में कुछ चल रहा है ना तो उसको दिमाग में सोच सोच के ही उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। मैथ्स प्रॉब्लम थोड़ी है ये, हमारे इमोशंस है। इमोशंस आर व्हाट मेक अस रियल। अगर मैथ्स प्रॉब्लम होती तो उसका एक सिंगल सोल्यूशन होता, बट इमोशंस रिक्वायर यू टू फील देम। कि अगर सैडनेस आ रही है उसको फील करो, 5 मिनट में चली जाएगी। बट अगर सैडनेस आ रही है और आप बोल रहे हो मुझे सैड क्यों फील हो रहा है, मुझे सैड नहीं फील होना चाहिए, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये मम्मी को भी होता है, मेरे को भी होता है, अब मैं पास ऑन कर दूंगी, मेरे दोस्त मेरे को ऐसा बोलते हैं, वो बढ़ती जाएगी। तो इमोशंस को एक्सेप्ट करना, बॉडी में फील करना, धीरे हो जाना, स्लोइंग डाउन इज सो इम्पोर्टेंट। जो आपने सबकॉन्शियस माइंड का बोला उससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमारे रेगुलर लाइफ को भी शेप करता है। तो क्योंकि मैं इसका कोई रोल प्ले है रेगुलर लाइफ में? तो क्योंकि मैं सोमैटिक थेरेपी करती हूँ तो मैं हर चीज उसी वे से देखती हूँ। बेसिकली हम सबके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, करेक्ट। अगर किसी इंसान को बचपन में क्लासमेट्स ने इडियट बोला, बार बार इडियट बोला, अभी क्या होगा, उस इंसान को अगर इडियट बोल दो तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाएगा। फिर सब बोलेंगे अरे मजाक ही तो कर रहे थे, इतना माइंड क्यों कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पास्ट में ट्रॉमा था वो बॉडी में स्टोर हो गया है। तो जो ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली ट्रॉमा दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, जो कि रिलीज होना चाह रहा है। तो ऑन एन एवरीडे बेसिस ऑफ कोर्स ही हमको हैम्पर करता है। जब भी हमारे ट्रिगर्स आ रहे हैं हमको समझना है कि क्या हो रहा है। अब जैसे मेरा कोई ट्रिगर है कि मेरे को किसी ने इडियट बोल दिया, ठीक है, जैसे ही इडियट बोला मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, बट उस रिएक्शन के पीछे और क्या क्या हो रहा है। मेरा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, मेरा कंधा टाइट हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो एक अगर मैंने ये मूवमेंट कर दिया ना तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा। बट अगर मैंने मूवमेंट नहीं किया और मैं बस रिएक्ट करते जा रही हूँ, मेरे को अवेयरनेस भी नहीं है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे पास से रिलेटेड है, तो वो चीज मेरे को भी हार्म करेगी, सामने वाले को भी हार्म करेगी। बॉडी को लूज करने की जरूरत है। बॉडी बहुत टाइट हो गई है, बॉडी में बहुत कुछ स्टोर होते जा रहा है। तो दैट इज बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड, कि आपके पास्ट के जो ट्रिगर्स हैं उसका रिलीज कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे एक मैं बुक पढ़ रही थी, पीटर लेविन की बुक है वेकिंग द टाइगर। उनके कैबिन में एक लड़की थी जिसको पैनिक अटैक आ रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ से आ रहा है, बस उसका हार्ट बीट फास्ट हुए जा रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी, वो आसपास देख रही थी। तो पीटर लेविन ने बस इंस्टिंक्चुअली ऐसे पूछा, इंस्टिंक्टिवली, कि व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग राइट नाउ। कहती है आई फील लाइक रनिंग। हो सकता है कि पास्ट में कुछ अब्यूज हुआ होगा जहाँ पे वो भाग नहीं पाई हो। तो उन्होंने बोला ओके जस्ट इमेजिन दैट यू आर रनिंग, मूव योर फीट। और ये लड़की अपने पैर हिलाने लगी, और जैसे उसने पैर हिलाए, सांस ली, पैर में जो भी स्टोर्ड था रिलीज हो गया, और वो इमीडिएटली रिलैक्स हो गए। तो ये इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारे पास्ट में हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं।
और वो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, ट्रिगर्स बोल लो, स्टोर ट्रॉमा बोल लो, वो कहीं ना कहीं बस निकलना चाह रहा है। क्योंकि आपने ये बात बोली पास्ट वाली, हाँ, मतलब एक ये फनी टाइप का भी थोड़ा मेरे दिमाग में ऐसा आ गया अचानक कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पास्ट में किसी से लड़ाई किए होते हैं और हमें किसी को मारना होता है, मारे नहीं होते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इस तरह में, मतलब अगर हमें ऐसा लगे कि मैंने मुझे तब उसे मार देना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, तो वो हम कैसे रिलीज करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली एक बहुत सिंपल टेक्निक है। अब क्या हो गया, ह्यूमन सोसाइटी में ना हम कुछ ज्यादा ह्यूमन बन गए हैं। हमारे अंदर का जानवर निकल नहीं पाता है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो सेशंस पे जब मेरे को दिखता है ना कि कोई क्लाइंट है जिसके शोल्डर्स एकदम ऐसे हो गए हैं, जॉस एकदम टाइट हो गए हैं, हाथ एकदम ऐसे हो रहे हैं, मैं उनको पिलो देती हूँ, उनको बोलती हूँ कि बस पंच करो। तो अगेन ये एक इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स है जो निकलना चाह रहा है, वो करते हैं पूरा टाइटनेस के साथ करते हैं और फिर धीरे से सांस लेते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि फिर वो उस जोन में फिर नहीं जाते। इतना आसान नहीं है, ऑफ कोर्स अगर इतने सालों से कोई चीज स्टोर हो रही है उसको रिलीज होने में भी टाइम लगेगा। मतलब दिस इज अ टेक्निक, अगर कभी उन्हें ऐसा लगे तो वो कर। हाँ एग्जैक्टली अब ऐसा है कि 4-5 सेशंस लिए, सेशन में समझ आया कि चलो मैं जब भी उस लड़की का सोचती हूँ मुझे ऐसा गुस्सा आता है और जब भी मैं ऐसे करती हूँ बेटर फील होता है। फिर 5-6 सेशंस बाद जब उसको ऐसा फील होता है वो कमरे में जाएगी, थोड़ा पंच करेगी, बेटर लगेगा, बस आ जाएगी। ठीक है। एक वो चाइल्डहुड ट्रॉमा पे डिस्कशन कर लेते हैं। आज की डेट में बच्चों के साथ ही बहुत होता है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और मोस्टली बच्चे केयर टेकर्स के साथ होते हैं, क्योंकि अब वो नानी दादी वाला पैटर्न भी नहीं रहा कि हम ससुराल वालों के साथ रह लें जॉइंट फैमिली में, या हम मम्मी के यहाँ बच्चे को रखें, या मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ तो वो वाला एक जोन होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारी चीजें ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कर नहीं पाते और सीख भी नहीं पाते। मतलब अभी जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, लाइक मेरी सिस्टर का भी बेटा ही इज 2, ही डोंट हैव दैट मच इमोशंस, वो उसको उतना ज्यादा किसी चीज से वो नहीं है, बस मतलब मम्मी से है पापा से है जो अटैचमेंट बेसिक एकदम है, अटैचमेंट थोड़ा सा भी से जैसे रहता है सबको, पर उसका ऐसा है अगर वो नानी के यहाँ आया तो वो नानी के यहाँ का हो जाता है, दादी के यहाँ गया तो दादी के यहाँ का हो जाता है, जहाँ रहता है वो वहां का हो जाता है। तो कई बार मुझे लगता है कि ये अभी जो जनरेशन है इसके लिए दिस इज अ गुड क्वालिटी। हम लोगों की तरह नहीं है एटलीस्ट कि हम नानी के यहाँ से जाते हैं वापस तो हमें दुख होता रहता है, अब नानी क्या कर रही होगी, अब क्या हो रहा होगा, वहां मैं थी तो मैं ये कर रही थी, फिर दादी के यहाँ से जाए तो हमें लगता है वो वाला जोन। तो अभी वाले तो ठीक है, बट ये जो पिछले 10-12 साल वाले बच्चे हैं मुझे ऐसा लगता है इनके साथ ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इन्हें कोई चीज लगती है तो नहीं कर पाते, जल्दी बता नहीं पाते। और मुझे ना बेसिकली बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ अ बॉय, तो मुझे लगता है लड़के बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं और उनके साथ मतलब सारे नहीं होते, कुछ बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं जो चीज बता के सब करके बर्बाद अपना नॉर्मल हो जाते हैं, बट कई ऐसे होते हैं जो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बचपन से, इनके साथ चीजें क्या ऐसी होती हैं जो उनके मन में बैठती जाती हैं और फिर वो लाइफ लॉन्ग उनको अफेक्ट करती हैं। तो जैसे अगर आप चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स देखो ना, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एंड एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड सारे डिसऑर्डर्स ऑफ कोर्स स्पेक्ट्रम में होता है, किसी का कुछ क्वालिटी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जिन लोगों की थोड़ी इंटरनलाइजिंग टाइप की पर्सनालिटी होती है वो थोड़े कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं, जो भी उनके इश्यूज होते हैं वो अंदर ही अंदर रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। और जो एक्सटर्नलाइजिंग वाले होते हैं वो एकदम हल्ला मचाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो ये दोनों टाइप के लोग हैं दुनिया में, है ना। अब वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की जर्नी बन जाती है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है, ऐसा तो है नहीं कि उसको कभी सोशलाइज नहीं करना पड़ेगा, और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो ऐसा है नहीं कि उसको कभी अकेले रूम में बैठना नहीं पड़ेगा। तो लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर जाना जरूरी है।
अब अगर कोई बच्चा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको पुश किया जाए थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन के बाहर, कि वो एक्सप्रेस करें, लोगों के साथ घुले मिले, बट एट द सेम टाइम उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, दैट्स हु दे आर। मे बी बड़े होके वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने, आर्टिस्ट ही होते हैं ऐसे बस। बच्चे, मैंने देखा है। वही आर्टिस्ट ही होते हैं ऐसे बच्चे जो अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप में ही इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, जिनकी अपनी अलग एक दुनिया होती है और उनकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होती हाँ, है सारी चीजों को लेके। तो वो बच्चे जैसे होते हैं एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब स्कूल्स ऐसे हो गए हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि सबको एक ही ढांचे में डालना है। सब रोबोट जैसे एक जैसे चल रहे हैं, सबके एक ही टेबल और चेयर हैं। दैट्स नॉट हाउ इट इज। ऑल किड्स आर डिफरेंट, 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ अ रेनबो। ओके, तो अब आपके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपके साथ होता है ऐसा, आपको आता है गुस्सा कभी, आपको लगता है नर्वस कभी, या आपको होता है ऐसे एंजाइटी फील या इरिटेटेड? मैंने रिसेंट आपका पोस्ट कल परसों का ही देखा था वो वाला। तो मैंने वो पोस्ट का कैप्शन पढ़ते ही सोचा कि आप तो इस चीज में ही हैं। मतलब लोगों का मिथ रहता है ना, जैसे दांत का डॉक्टर है तो उसके कभी दांत में दर्द नहीं होता होगा क्योंकि उसने तो शुरू से ही केयर की होगी अपने दांत की। तो वैसा वाला आपका भी, मुझे कैप्शन पढ़ के यही माइंड में मेरे भी आया, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल लोकल लोग हैं उनको यही लगता है ना कि रेगुलर लाइफ हमारी चलती चली जा रही है, तो हम यही सोचते हैं ना कि अरे वो तो ऐसे खुद है तो फिर उनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपनी टेक्निक्स यूज करके अपने आप को नॉर्मल करते हैं? मुझे गुस्सा आता है, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे एंजाइटी भी होती है, और मैं खुद के हीलिंग जर्नी पे भी हूँ। द थिंग इज कि जब कोई इमोशनल इंसान होता है ना, जिसको इमोशंस फील होते हैं, वो ही दूसरे इमोशनल इंसान को समझ सकता है। अगर तो मैं ऐसी टाइप की होती कि मेरे को कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, ना मेरे को ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, ना एंजाइटी हो रही है, तो मैं सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझूंगी भी कैसे? तो जो एक्स्ट्रा इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं, अगेन दैट्स अ गिफ्ट, क्योंकि हम एम्पथाइज कर पाते हैं लोगों के साथ। हमारे अंदर फूट फूट के कंपैशन भरा हुआ है, तो हम सब अलग बने हैं। इट्स जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर जो यूनिक है, जैसे मेरे को बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत यूनिकली इंटेंसली फील होता है, मैं उस चीज़ को चैनलाइज कैसे करूँ? क्या मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को चैनलाइज करके मूवमेंट कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ? क्या मैं पोइट्री लिख सकती हूँ? क्या मैं गाना गा सकती हूँ? तो इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग हु आई एम, इट्स जस्ट अबाउट चैनलाइजिंग दैट इन द राइट डायरेक्शन। कि गुस्सा आ रहा है तो चीज़ें सामान पीट के, लोगों को गाली दे के आगे नहीं बढ़ना है। आप एक्सरसाइज करो, आप भागो, आप उस गुस्से को अच्छे से चैनलाइज करो। तो मैं उसी जर्नी पे हूँ कि अपने इमोशंस को कैसे सही तरीके से चैनलाइज किया जाए। ओके, सारे सवाल तो मैंने बहुत सारे पूछ लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत डिस्कशन में टाइम ले लेंगी। बट बेसिक बेसिक मेरे पास एक दो क्वेश्चंस और हैं। एक तो ये है कि एक तो मैंने थेरेपी देखी हुई है इंस्टाग्राम पे ही, काफी सारी रील्स मैंने देखी हुई है। एक आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, जिस थेरेपी में लोग काफी ज्यादा रो लेते हैं। आपके साथ भी है ऐसा कुछ? आप भी कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है ये, कि आजकल ना हम इंस्टाग्राम वीडियोस में देखते हैं कि कोई इंटेंस ब्रेथवर्क सेशन है, ऐसा कुछ है जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हैं। तो ऐसे जो टेक्निक्स होते हैं वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर अभी रिसेंटली थेरेपी में आ रहा है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर होता क्या है? बेसिकली बचपन में अगर इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है आपकी लाइफ में, करेक्ट? तो अगर आप किसी भी हीलिंग जर्नी पे हो, हीलिंग प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपको धक्का देके गिराना नहीं है, उससे आप उस इंसान को और ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। इनफैक्ट इट्स लाइक आप थोड़ा सा उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, थोड़ा सा उनको प्यार दो, एक्सेप्टेंस दो, उनके रिसोर्सेज याद दिलाओ, फिर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, फिर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दो। अगर आप स्विमिंग सीखने आ रहे हो फर्स्ट डे और मैंने आपको डीप वाटर में फेंक दिया,
तो आपको वापस स्विमिंग का मन ही नहीं करेगा ना। तो हर चीज धीरे धीरे होनी चाहिए। तो मेरे प्रोसेस में भी ऐसा है कि जो भी ट्रॉमा आ रहा है वो धीरे से थोड़ा सा आया, फिर हम बॉडी पे गए, हमने रेगुलेट किया, हमने सांस ली। तो इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा करना है। और एक ये सवाल है मेरे पास, जो कि किस इंसान को कब समझ में आ रहा है कि अब उसको आपके पास आना है? तो सबसे बेसिक चीजें जब खराब हो रही होती है, फर्स्ट इंडिकेटर इज डिस्टर्ब्ड स्लीप। नींद नहीं आ रही है, थॉट्स चलते जा रहे हैं, आप लेट गए हो, फिर आपकी नींद खुल जा रही है, आप जल्दी सुबह उठ जा रहे हो। डिस्टर्ब्ड स्लीप इज लाइक द फर्स्ट इंडिकेटर कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग नीड्स टू गेट रिलीज्ड और प्रोसेस्ड इन योर नर्वस सिस्टम। सेकेंड इंडिकेटर इज एपेटाइट। या तो भूख नहीं लग रही है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, या तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। एंड थर्ड इज कि आपके डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आपसे कोई बात कर रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो, क्लास में अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हो, काम में क्या हुआ, मीटिंग खत्म भी हो गई, पता ही नहीं है मीटिंग में हुआ क्या है। तो जो आपके डेली फंक्शनिंग में हिंड्रेंस होती है, तो ये 3 मेन इंडिकेटर्स हैं कि यू नीड थेरेपी नाउ। ओके। और ऐसा होता है कि प्रॉपर थेरेपीज के बाद लोग रिकवर कर जाते हैं? तो मैं उसको इतना लीनियर तरीके से नहीं देखती, क्योंकि हीलिंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। और आप ये सोचो कि हम बहुत सारे जनरेशन्स का पेन और ट्रॉमा कैरी करते हुए चल रहे हैं, कैरी करते हुए हमें हील करना है। और धीरे धीरे हर जनरेशन के साथ ना वो पेन कम होता जा रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ कहीं ना कहीं बहुत दब दब के जी, वो अपने इन लॉज के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाई, और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। औरतें नहीं कर पाती है। अब हमारे जनरेशन में बहुत रिबेलियस लोग आ गए हैं कि हम अपना काम करेंगे, हम अपनी सच्चाई बोलेंगे। तो ये धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। इट्स जस्ट कि आपको अपनी लाइफ के कौन से फेज में कौन सा हीलर मिल रहा है, कौन सी मोडालिटी मिल रही है। कभी हो सकता है किसी के लिए डांस कैन बी थेरेप्यूटिक, किसी के लिए म्यूजिक कैन बी थेरेप्यूटिक, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग में जाता है, कोई साइकोथेरेपी में आता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड सी विच हीलर रेजोनेट्स विद यू। फिर थोड़ा सा आपने प्रोसेस किया, फिर 1 साल निकला, फिर थोड़े टाइम आपने कुछ नहीं किया, फिर दूसरा ट्रिगर आ गया। इट्स लाइक देयर आर लेयर्स ऑफ ट्रॉमा। एक लेयर पील करोगे, फिर दूसरे पे काम करना होगा, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरे पे काम करना होगा। तो हीलिंग तो ऐसे लाइफ टाइम जर्नी चलती ही रहेगी। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो मुझे समझ के लग रहा है कि शायद ये जन्म ही healing होते होते ही निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक क्वेश्चन ये भी है मेरे पास कि ट्रॉमा होता क्या है और ये शुरू कहाँ से होता है? जैसे कि आपने बोला कि जनरेशन टू जनरेशन, तो ये आता कैसे है? इसको समझने के लिए हमको पास्ट में जाना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कपल था, पेरेंट्स थे, उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा अराउंड 9-10 ईयर्स का था और एक न्यूबॉर्न बेबी था अराउंड 7 मंथ्स। अब वो जिस शहर में रह रहे थे, उनकी कम्युनिटी थी, नेबर्स थे, दोस्त थे। बट पापा का ट्रांसफ़र हो गया, उनको दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पे किसी को नहीं जानते थे। अब पूरे दिन पापा काम करने जाते थे, और जो माँ है वो कुछ ना कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अपने बड़े बेटे को लेके जाती थी, और छोटा बेटा घर पे अकेले रहता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि घर पे भी किसी को बच्चे के साथ रख दे। तब वो 4 घंटे 5 घंटे रोज एटलीस्ट 2-3 घंटे वो बच्चा, जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, वो अकेला रह रहा है क्रिब में। वो क्रिब में क्या करेगा अकेले? रोएगा, राइट? उसके पास कोई है नहीं उसको पकड़ने के लिए, प्यार देने के लिए। अब जब वो रो रहा है, कोई चुप कराने नहीं आ रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम का जो एक फ्रेम है ना, वो बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है। कि अगर वो सैड है तो वो एक्सट्रीम सैडनेस फील करेगा, एक्सट्रीम गुस्सा आएगा, और उसके बड़े होके उसके दिमाग में यही थॉट्स चलेंगे, मैं अकेले हूँ, देयर इज नो वन फॉर मी। क्योंकि छोटे बेबीज को तो इतना नॉलेज नहीं है ना, उनको तो चाहिए कोई। तो एक रिसर्च पेपर है कि फर्स्ट 1000 days ऑफ अ बेबीज लाइफ द मदर शुड बी वेरी क्लोज टू द बेबी। क्योंकि ना उसको खाना आता है, ना उसको बाथरूम जाना आता है, उसको कुछ नहीं आता है, पूरा डिपेंडेंट है। और अब जानवरों को भी देख लो, बेबी डक्स ममा डक के कितने पास रहती है, फिर धीरे से जब चिड़िया बड़ी होती है वो उड़ जाती है। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, बेबी रोज रो रहा है, रोज रो रहा है। अब बड़े होके क्या हुआ, वो जेल में पाया गया। अराउंड 19 ईयर्स की एज पे स्टार्टेड कमिटिंग क्राइम्स।
एक्चुअली उसने किसी को अब्यूज किया, और फिर जाके पता चला कि बचपन में इसके साथ ये हुआ है कि इसका नर्वस सिस्टम ही थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो खुद को रेगुलेट करना नहीं सीख पा रहा है। अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसको ऐसे ऐसे चुप कराती है, कहीं ना कहीं नोटिस करना, जब हम रो रहे होते हैं ना, ऐसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे हम, उससे हम खुद को चुप कराना, हमारी बॉडी में वो नॉलेज है, दिमाग में नहीं। तो एक बेबी अगर कंटिन्यूसली रो रहा है, उसकी बॉडी में ये नॉलेज ही नहीं है कि मैं खुद को चुप करा सकता हूँ, उसको ये लगेगा कि मैं तो मरने वाला हूँ। तो नर्वस सिस्टम राइट व्हेन यू आर अ बेबी तभी वो सेट होता है। उससे और पीछे जाएंगे जब मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, मदर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन्स कहाँ जा रहे हैं? बेबी के अंदर भी जा रहे हैं ना। तो बेबी का नर्वस सिस्टम तब से वायर होना शुरू हो जाता है जब से माँ प्रेग्नेंट है। तो द मदर नीड्स इमोशनल सपोर्ट, द मदर नीड्स काम एंड पीस सो दैट द चाइल्ड हैज अ हेल्दी नर्वस सिस्टम और लाइफ टाइम इस ट्रॉमा की वजह से सफर ना कर पाए। ऐसे पॉसिबल होता है ये एग्जैक्टली, जनरेशन टू जनरेशन। अब जो माँ स्ट्रेस्ड आउट है, उनकी माँ भी पॉसिबली स्ट्रेस्ड आउट रही होगी, तो वो अब ये जो बच्चा है जो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, अब वो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे ये तोड़ना है। और हमारी जनरेशन में यही हो रहा है, हर दूसरे तीसरे इंसान को थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा लोड ले लिया है हम लोग ने, बहुत सारे जनरेशन्स का ट्रॉमा हमारे अंदर आ गया है, और अब मतलब अब कह रहे हैं बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाएगा, अब हमको शांति से जीना है, ओवर स्टिम्युलेटेड लाइफ नहीं चाहिए। मैं लिटरली जितने भी क्लाइंट्स देखती हूँ ना, ऑलमोस्ट जो मेरे एज ग्रुप के हैं, सब कहते हैं आई वांट अ स्लो लाइफ। नहीं हो पा रहा है अब। आपसे पूछने के लिए क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं और अभी भी हैं, बट ड्यू टू हमारे पास टाइम लिमिट रहती है और हम बहुत ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं कर पाते, तो मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती। बट आई होप जितना मुझे पूछना चाहिए और ऑडियंस से जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने आपसे पूछ लिए हैं। और मैं अब ये चाहती हूँ कि आप आज की जनरेशन के लिए, वैसे तो आप जिस फील्ड में हैं वो हर जनरेशन के लिए है For sure. है ना, वो मदर्स जनरेशन के लिए भी है, वो हमारे लिए भी है, वो बच्चों के लिए भी है। तो आप जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो मदर हो, चाहे वो बच्चे हो, यंगस्टर्स हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? Take time out to do nothing without any stimulation. पूरे टाइम या तो फोन्स रहते हैं, या तो काम रहता है, या तो टू डू लिस्ट रहता है। जब हम फोन्स, काम, हर चीज दूर करके जब हम 10 मिनट बैठते हैं ना, तब अंदर जो भी होता है ना, वो उबल के ऐसे बाहर आने लगता है। तो टेक टाइम आउट टू डू एब्सोल्युटली नथिंग, तभी बॉडी हल्की होगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया आज हमें और इतनी सारी चीजें मुझे बताई। मेरे काफी सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैंने आपको लोकल्स में देखा था, आप काफी सारे प्रॉप्स के साथ टेक्निक्स करती हैं काफी सारी, तो आई होप मैं कभी लोकल्स में फिर आपको देखूं, तो उस वक्त मैं आपके लिए कोई एक इमिडिएटली कंटेंट जरूर शूट करूंगी, जिससे मैं लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ कि आपका काम करने का पैटर्न क्या है। और जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वो मैम के पास आ सकते हैं मैम उनको समझाएंगे कि वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। और हर थेरेपी एक जैसी नहीं होती, मुझे तो आज आपसे बात करके यही समझ में आया। और सारी थेरेपीज, मतलब आपको लग रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए। और मेनली मेरा ये सोचना है मेंटल हेल्थ को लेके कि मेडिकेशंस में मत जाइए, बहुत ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मेडिकेशंस वाले डॉक्टर्स के पास एकदम से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब रायपुर में काफी सारी चीजें हैं और काफी सारे आप जैसे लोग हैं जो इतनी अलग अलग टेक्निक से इतनी सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें पहले ट्राई करनी चाहिए, और फिर आपको अगर इन सब चीजों से रिलीफ ना मिले तो फिर मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर वाले मेडिकेशन जोन में जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश मैं आपको जल्दी ही मिलूं कहीं ना कहीं, और फिर मैं आपको थोड़ा सा और कवर कर पाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।